Good evening, everyone. It's not often you come across a politician that catches the imagination of 1 billion plus people in such a short time. Our last guest of the evening, a special one at that, has actually done that in a very short time. A few months ago, not many would have wagered on him to topple political giants and form a government. He did that, but 49 days into his tenure, in true Arvind Kejriwal dramatic style, he stepped down. He resigned. He's one of the youngest chief ministers we've had in this country. Confrontational, controversial, unconventional, committed. He's known by several names. But Arvind Kejriwal says he likes the anonymity of an Aam Aadmi. Well, that's one thing that he might not have for some time to come. Ladies and gentlemen, let's welcome the RTI activist, the Magsaysay Award winner, the self-proclaimed anarchist, former Chief Minister of Delhi, and the founder of the Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal. Mr. Kejriwal, there are a lot of questions that I want to ask you, that all the guests, this august company present here wants to ask you. But before that, it would be our pleasure to hear from you. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आज मुझे बुलाया, इतनी इज्जत बख्शी, आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। कुछ लोग अभी सवाल उठा रहे थे कि मैं अहमदाबाद से दिल्ली कैसे पहुंचा। मुझे लगता है उसको क्लियर करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मैं अहमदाबाद में था और वहाँ पे काफ़ी घटनाक्रम चल रहा था। वहाँ से मुझे जयपुर जाना था। राजस्थान पत्रिका का एक प्रोग्राम था। मैं जेट एयरवेज़ की फ़्लाइट से जयपुर पहुँचा। उस जेट एयरवेज़ की फ़्लाइट का खर्चा राजस्थान पत्रिका ने दिया। जयपुर से फिर मुझे दिल्ली आना था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के लिए। पहले मैंने हाँ की, उसके बाद ये प्रोग्राम बढ़ गया। फिर जब मैंने ना की तो ऑर्गेनाइजर्स बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि कोई फ़्लाइट नहीं है, हम आपके लिए एक प्राइवेट चार्टर का ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। तो जयपुर से मैं दिल्ली एक प्राइवेट चार्टर में आया, जिसका खर्चा इंडिया टुडे ग्रुप ने दिया है। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मोदी जी और राहुल गांधी जी भी बताएं कि उनके हवाई जहाज का और उनके हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन कौन देता है, वो हेलीकॉप्टर किस किस के होते हैं और कौन कौन खर्चा देता है। आज सुबह बड़े इंटरेस्टिंग घटनाक्रम घटा। गुजरात के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बनना चाहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने उनसे मिलने की कोशिश की। अपॉइंटमेंट तो नहीं था, पर मैंने सोचा अहमदाबाद गए हैं, एक बारी देख लेते हैं, अगर फ्री होंगे तो मिल लेंगे और नहीं फ्री होंगे तो फिर टाइम ले लेंगे बाद का। मैं जहां रुका हुआ था वहां से मैंने चलना चालू किया और अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे ढेर सारे पुलिस वाले भेज के उन्होंने मुझे रुकवा दिया। एक बार तो मुझे लगा मैं कोई आतंकवादी तो हूं नहीं, ना मेरे पास हथियार, ना मेरे पास डंडे, ना मेरे पास बंदूक। इतना मुझसे क्यों डर रहे हैं वो? मुझे इतनी सारी पुलिस भेज के क्यों रुकवा दिया? मतलब चाहे 49 दिन का ही सही, मैं भी हूं तो एक्स चीफ मिनिस्टर ही नहीं, तो मुझे बुला लेते, एक चाय पिला देते और कहते अरविंद आज मैं बहुत बिजी हूं, ऐसा करते हैं 10 दिन बाद मिलेंगे, चुनाव के बाद मिलेंगे, अभी मैं बहुत बिजी हूं। पर ये पुलिस भेज के 5 किलोमीटर दूर, मुझे लगता है ये तो हमारी सभ्यता के खिलाफ है, ये तो ठीक नहीं है। दोस्तों, भारत बहुत
नाजुक दौर से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोगों की तो ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी, लेकिन जो सड़क पे इंसान है उससे बात करके देखो, उसका गुजारा नहीं चल रहा, उसका परिवार नहीं चल रहा, बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो गई है, उनको अच्छी शिक्षा देनी मुश्किल होती जा रही है, इतनी महंगाई हो गई, इतना भ्रष्टाचार होता जा रहा है। पिछले 10 साल में यूपीए की सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया है, मुझे नहीं लगता 100 साल में अंग्रेजों ने उतना सारा मिला के भी भ्रष्टाचार किया होगा। तो उन सारी चीज़ों को तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमका घोटाला, इतने सारे घोटाले इन लोगों ने किए हैं। लेकिन पिछले 1 साल से इस देश के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। यूपीए से तो सारे दुखी हैं, यूपीए तो चली जाएगी, कांग्रेस तो खत्म होने वाली है, सब लोग इस देश के मन बना चुके हैं कि कांग्रेस को तो खत्म करना है। पर उसका जो ऑल्टरनेट हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से मीडिया का एक हिस्सा बार बार हमें बता रहा है कि दुनिया के सबसे एबल एडमिनिस्ट्रेटर जो बहुत अच्छे गवर्न करते हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर राम राज्य आ गया है, बताया जा रहा था कि वहां पे भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है, बताया जा रहा था कि शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई है। तो एक बार को मन किया कि खुद चल के देखते हैं कि गुजरात में कैसा है, इतना अच्छा विकास हो गया, वहां से सीख के आते हैं, वहां पे देख के आते हैं, मिल के आते हैं सबसे। और 3 दिन पहले मैं और मेरे साथियों के साथ हम लोग गुजरात पहुंचे। पिछले 48 घंटे में जो कुछ हमने देखा वो तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैं आपको कई सारी घटनाएं जो हमारे साथ बीती वो कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और फिर हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कुएं से निकले खाई में गिरे। वहां पे हम कई गांवों में गए, कई शहरों में गए, लोगों ने हमें बताया जी किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर बिना पैसे के काम नहीं होता। अगर आपको तलाटी की नौकरी चाहिए तो 10 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी चाहिए तो आपको 33 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। पुलिस ऑफिसर को अगर अपनी ट्रांसफर करानी हो तो एक लेवल पे लोगों ने बताया 2.25 करोड़ रुपए तक होम मिनिस्टर के पास पहुंचाने पड़ते हैं। कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी मिले, उन्होंने कहा जी इंडस्ट्रियल लाइसेंस अगर लेना हो तो पैसे देने पड़ते हैं, इंदिरा आवास योजना का मकान चाहिए तो 5,000 से 10,000 रुपए देने पड़ते हैं, बीपीएल का कार्ड बनवाना हो तो पैसे देने पड़ते हैं, एफआईआर दर्ज करानी हो तो पैसे देने पड़ते हैं। चारों तरफ जम के भ्रष्टाचार का बोलबाला है। फिर पिछले 1 साल से क्यों कहा जा रहा है कि गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? फिर जब एक बारी नजर दौड़ाई तो पता चला गुजरात की कैबिनेट में बाबूलाल बुखारिया जी हैं, जिनको 3 साल की सजा हो चुकी है भ्रष्टाचार के लिए। माइनिंग स्कैम में उनको 3 साल की सजा हो चुकी है, जेल हो चुकी है, बेल के ऊपर है, फिर भी वो कैबिनेट मिनिस्टर है। पुरुषोत्तम सोलंकी जिनके ऊपर 450 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो फिशरीज का घोटाला है, वो भी कैबिनेट में मिनिस्टर है। तो फिर भ्रष्टाचार दूर कैसे हो सकता है जब कैबिनेट के अंदर सजायाफ्ता लोग अगर बैठे होंगे? तो किसानों से मिले हम लोग, किसान तो खून के आंसू रो रहे हैं वहां पे। अगर किसानों की जो हालत है वहां, वो हालत देश के अगर बाकी किसानों को पता चल जाए, मुझे तो नहीं लगता इस देश का एक भी किसान उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को वोट देगा। वहां पे हम किसानों से मिले, उन्होंने बताया, मैं टुंडा गांव में गया, वहां पे अब्बास भाई मिले, उन्होंने बताया जी 7.5 एकड़ जमीन थी मेरी, 5 साल पहले सारी जमीन मेरी छीन ली गई, कुछ गुंडे भेजे, कुछ पुलिस वाले भेजे, और मेरे को 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। ढेर सारे लोगों ने बताया कोस्टल हाईवे बन रहा है, वहां पे गए, एक आदमी ने बताया 11 एकड़ जमीन थी मेरी, वो छीन ली गई, 1 पैसा नहीं मिला। जिन लोगों को पैसा मिला उनको 90,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिला, जबकि मार्केट रेट वहां पे 50 से 60 लाख रुपए प्रति एकड़ है। और ये सारी की सारी जमीन उठा के अडानी को दे दी गई। अडानी को किस रेट पे दी गई? 1 रुपए स्क्वायर मीटर, 2 रुपए स्क्वायर मीटर, 10 रुपए स्क्वायर मीटर, इस हिसाब से सारी जमीन उठा के अडानी को दे दी गई। चरंका एक जगह है, वहां पे सोलर प्लांट्स बने हैं कई सारे, वहां पे लोकल बीजेपी के एमएलए शंकर चौधरी,
उन्होंने और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर लोकल लोगों से 50-50 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन ले ली, क्योंकि उनको पता था कि वहां पे सोलर पार्क आने वाला है। और फिर सरकार ने इन लोगों से 27 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन ली है। यही तो रॉबर्ट वाड्रा भी करते हैं हरियाणा के अंदर। फिर रॉबर्ट वाड्रा में और नरेंद्र मोदी जी में क्या फर्क हुआ? एग्जैक्टली यही मॉडस ऑपरेंडी है रॉबर्ट वाड्रा का हरियाणा के ऊपर। जहां कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है, पहले से पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट आने वाला है, और वहां पे रॉबर्ट वाड्रा और उनकी पूरी टीम जमीनें खरीद लेती है, और फिर सरकार इन लोगों से जमीन खरीदती है। वहां भी ये बता दिया जाता है बीजेपी के लोगों के प्लांट आने वाला है। वहां पे किसानों ने हमें बताया, हमें कितनी बार हम सुन चुके हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है, गांव में 24 घंटे बिजली, गांव में 24 घंटे बिजली। मैं किसानों से मिला, उन्होंने कहा जी 4 लाख किसान ऐसे हैं, 4 लाख किसान जिनके इरिगेशन के लिए बिजली के कनेक्शन की एप्लीकेशन कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। कई सालों से इरिगेशन के बिजली के कनेक्शन मिले ही नहीं है। जब कनेक्शन ही नहीं मिले तो बिजली कहां से मिलेगी? और कहा जा रहा है कि 24 घंटे बिजली आती है। मैं बड़ी पीपली गांव में गया, उन्होंने कहा जी 3 घंटे बिजली आती है। लोपड़िया गांव में गए, वहां बिजली नहीं आती। पेनपेलिया गांव में गए, वहां बिजली नहीं आती। वहां पे किसानों ने बताया जी मोदी जी के आने के पहले हमें कई चीजों के ऊपर सब्सिडी मिला करती थी, लेकिन वो सारी सब्सिडी खत्म कर दी अब लो हमारी। लेकिन वहां के किसान बड़े पॉलिटिकली समझदार थे। उन्होंने बताया जी हमारी सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन टाटा को नैनो प्लांट के लिए 29,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी है तरह तरह से। तो किसानों ने कहा हमने ऐसा कौन सा बुरा कर दिया? अब हम ये नहीं कह रहे इंडस्ट्री को एनकरेज नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री को तो एनकरेज करना चाहिए, लेकिन किसानों को भी तो एनकरेज करना चाहिए, खेती को भी तो एनकरेज करना चाहिए। किसानों ने कौन, और किसान लार्ज स्केल पे आत्महत्या कर रहे हैं गुजरात के अंदर। बड़ी पीपली एक गांव है, वहां पे मैं गया, वहां लोग मेरे को खींच खींचे, थोड़ी देर के बाद कुछ घंटों में वहां चारों तरफ फैल गया कि हम लोग वहां घूम रहे हैं। कई गांव वाले आते थे हमारे पास और अपने गांव में खींच खींच के ले जाते थे। मैं बड़ी पीपली गांव में गया, वहां लोग मेरे को खींच के ले गए, बोले जी ये हमारा प्राइवेट हेल्थ सेंटर है। मैं उसकी फोटो लेके आया हूं। प्राइवेट हेल्थ सेंटर क्या था? वो एक खंडर था, उसमें कोई छत नहीं थी, दीवारें टूटी हुई थी, एंड इट वॉज बीइंग यूज्ड एज अ डस्टबिन और अ गार्बेज बिन बाय द विलेजर्स। वहां पे कूड़ा ही कूड़ा था अंदर। बोले 2003 में बना था, आज तक इट हैज नॉट बीन फंक्शनल। मनीष कई गांवों में गए, इन्होंने देखा प्राइवेट हेल्थ सेंटर पे ताले लगे हुए हैं। तो हमने सोचा चलो प्राइवेट हेल्थ सेंटर तो सारे के सारे नॉन फंक्शनल हैं। रेफरल हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के हॉस्पिटल होते हैं। हम वहां गए, सामी एक गांव है, एक ब्लॉक है, मैं सामी के रेफरल हॉस्पिटल में गया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें 2 डॉक्टर्स थे, 1 नर्स थी, 3 स्टाफ मेंबर्स थे, दैट्स इट। 31 बेड का हॉस्पिटल था, एक भी बेड पे एक भी पेशेंट नहीं था। आधे बेड्स पे तो गद्दे भी नहीं थे और चादर भी नहीं थी। कोई दवाइयां नहीं थी अस्पताल के अंदर, कोई पेशेंट नहीं था अस्पताल के अंदर। मैंने डॉक्टर से पूछा यहाँ पे लगता बीमारियां नहीं होती लोगों को? हमारे दिल्ली में तो एक बेड के ऊपर 4-4 पेशेंट पड़े रहते हैं वहां पे दिल्ली के अंदर, यहाँ तो एक बेड के ऊपर एक भी पेशेंट नहीं है। मालिया गांव में गया मैं, मालिया गांव के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहां पे 1 डॉक्टर है, वो भी हफ्ते में 1 बार, 2 डॉक्टर हैं, 1 डॉक्टर हफ्ते में 1 बार आता है। वहां भी लोग बताते हैं कि कोई इलाज नहीं होता, कोई दवाइयां नहीं होती हैं। भुज में एक हॉस्पिटल बना, जब भुज का अर्थक्वेक आया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने तुरंत कहा कि यहां पे हम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। उन्होंने 130 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से सैंक्शन कर दिए। उस 130 करोड़ रुपए से एलएनटी वालों ने रिकॉर्ड टाइम में बहुत ही खूबसूरत हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया, रिकॉर्ड टाइम में। लेकिन वो हॉस्पिटल कई साल तक चला ही नहीं, इट वॉज नेवर मेड फंक्शनल, और फाइनली उस अस्पताल को उठा के अडानी को दे दिया गया। अब अडानी उनको उस हॉस्पिटल को फॉर प्रॉफिट बेसिस पे एक मेडिकल कॉलेज की तरह चला रहे हैं। ये हेल्थ का हाल है। एजुकेशन में एक गांव है वाव तालुका, वहां पे एक कॉलेज में गए, 618 स्टूडेंट्स हैं वहां पे, 2 टीचर्स हैं। 618 स्टूडेंट्स, 2 टीचर्स, ऐसे तो कॉलेज नहीं चल सकता, कॉलेज में तो टीचर्स बहुत होने चाहिए। एक टीचर की सैलरी आप गेस कर सकते हैं कितनी है ऑफिशियली? 5300 रुपीज पर मंथ। इतने तो शायद मिनिमम वेजेस भी नहीं होते।
5300 रुपीज पर मंथ पे आप 5 लोगों का परिवार कैसे चला सकते हैं? आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इट कम्स टू लेस देन 40 रुपीज पर पर्सन पर डे। 40 रुपए में एक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेसर लेवल का आदमी गुजारा कैसे कर सकता है? 40 रुपए पर पर्सन पर हेड के बेसिस पे। लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज बोथ इन कॉलेजेस, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये वहां पे एजुकेशन का हाल है। और जितनी फिगर्स हमें बताई जा रही हैं, वो फिगर्स में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मोदी जी कई बार कहते हैं कि कृषि बहुत बढ़ गई, कृषि बहुत बढ़ गई। कृषि का विकास दर 11% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हुआ, 11% एग्रीकल्चर। हम लोगों ने उन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड किया है फिगर्स। 2007 में 27,815 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ। 2012-2013 में 25,908 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ। That leads to a negative growth rate of -1.18% of agricultural growth rate. झूठ बोला जा रहा है। कहा गया कि 2002 के बाद गुजरात में कोई राइट्स नहीं हुए। मेरे पास 12 राइट्स की लिस्ट है। 2006 में ही वडोदरा के पास बहुत बुरे राइट्स हुए थे, आप सब लोगों को पता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव क्लोज डाउन इन गुजरात इन द लास्ट 10 years। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं वहां पे। मेहसाना में हम लोग गए, वहां पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हमें मिला। कहता है जी 187 इंडस्ट्रीज होती थी इस इलाके के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया में 147 इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। सो व्हाट इज द मॉडल? द मॉडल इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, केवल कुछ चंद लोगों के हाथ में सारी इंडस्ट्रीज दे दो, अडानी, अंबानी, XYZ, केवल इन लोगों के हाथ में सारी इंडस्ट्रीज दे दो। ये तो इंडस्ट्रियल मॉडल नहीं हो सकता, ये तो डेवलपमेंट का मॉडल नहीं हो सकता। अंबानी जी के साथ मोदी जी के रिश्तों को मैं बार बार बात करता रहा हूं। वहां पे एक और नई चीज पता चली। अंबानी परिवार के दामाद सौरभ पटेल को उन्होंने गैस, पेट्रोल और माइनिंग का मंत्री बना दिया। उन्होंने कहा बार बार मेरे पास क्यों आते हो, खुद ही मोदी जी कहते हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होनी चाहिए। उसमें एक मेन मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर में भारत के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि जमीन खरीदने का अधिकार देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि गुजरात के अंदर पिछले 60-70 साल में जितने लोग जाके बसे हैं, उन लोगों की जमीनें फ्रीज की जा रही हैं और उन लोगों की जमीनें सरकार टेक ओवर करने, उनको परप्रांति बोला जाता है। परप्रांति मीन्स हु इज नॉट अ लोकल पर्सन, जो लोकल आदमी नहीं है। कई सिखों के परिवार मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी, ये कहा कि लाल बहादुर शास्त्री हम लोगों को पंजाब से लेके आए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि कच्छ जो है हमारी सीमा के ऊपर है, मैं चाहता हूं कि पंजाबी और सरदार यहां पे आके बसें और हमारी बाउंड्री की रक्षा करें। कहता है पूरा का पूरा रेगिस्तान होता था ये, हमने इसको सींच सींच के अपने खून से, अपने पसीने से इस मिट्टी को अभी कृषि लायक बनाया है। और अब हमारी सबकी 2010 के अंदर सारी जमीनें इन लोगों ने फ्रीज कर दी हैं। बहुत सारे भिवानी के, हरियाणा के, बहुत सारे पंजाब के परिवार मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी एक सर्कुलर है जिसके बेसिस पे इन्होंने हमसे कहा है कि आप परप्रांतीय हो, आप बाहर के लोग हो, आप गुजरात के अंदर जमीन नहीं ले सकते हो। ये क्यों किया गया? तो जब सिखों के साथ बैठ के मैंने लंबी मीटिंग की तो पता चला कि बहुत बड़ा लैंड स्कैंडल है। मैंने उनसे, सिखों से पूछा कितने परिवार हैं, कितनी जमीन इन्वॉल्व है? तो बोले जी 1 लाख एकड़ जमीन इन्वॉल्व है। मैंने कहा इसका मार्केट रेट क्या है? तो उन्होंने बताया सर अब तो मार्केट रेट कम हो गया जब से ये फ्रीज की है, लेकिन 3-4 साल पहले 5 लाख रुपए एकड़ मार्केट रेट होता था। अब 5 लाख रुपए एकड़ को 1 लाख एकड़ से मल्टीप्लाई करके देखिए, 5,000 करोड़ रुपए की जमीन बेसिकली उनसे छीनी जा रही है और फिर ये अडानी को दे दी जाएगी 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से। सुरक्षा की बात करते हैं सर, 3 दिन से हम वहां पे थे। जैसा मैंने कहा चाहे 49 दिन का ही सही था, तो मैं एक्स चीफ मिनिस्टर ही। मेरे काफिले के ऊपर 3 बार हमला हुआ। मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, दूसरी बार मेरे पीछे जो गाड़ी थी उसका शीशा तोड़ दिया गया, तीसरी बार मनीष की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया और आज पता चला गोपाल राय की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। जो मुख्यमंत्री अपने स्टेट के अंदर एक्स चीफ मिनिस्टर की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, वो गुजरातियों की प्रोटेक्शन क्या करेगा? ये मुद्दा उठता है। गुजराती डरे हुए हैं।
आप किसी से बात कर लीजिए, हम जहां जहां गए, अगर हम किसी के घर पे बैठ के चाय पी लेते थे तो तुरंत थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले पहुंच जाते थे, अपना लाइसेंस दिखाओ, अपना आई कार्ड दिखाओ। उनकी वो शुरू हो जाती थी, उनकी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती थी। ये तो मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूं, मेरा अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ वहां पे। जब मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई तुम सारे कह रहे हो इतने दुखी हो, इतने दुखी हो, तो फिर क्यों वोट देते हो मोदी जी को, क्यों वोट देते हो बीजेपी को? तो कहते जी यहां कोई ऑपोजिशन नहीं है, कांग्रेस का बुरा हाल है, कांग्रेस तो बिल्कुल ही गई गुजरी पार्टी है, कांग्रेस को कोई नहीं चाहता, यहां पे ऑपोजिशन को टिकने ही नहीं दिया गया। या तो ऑपोजिशन को खरीद लिया जाता है, या ऑपोजिशन को डरा दिया जाता है, या ऑपोजिशन को मरवा दिया जाता है। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट। गुजरात को मोदी जी नहीं चला रहे, गुजरात को अंबानी और अडानी चला रहे हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके लिए कोई गुजरात हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है सर। अगर आज अडानी जी यहां पे जहां उंगली रख दें वो जमीन उनकी हो गई। ये गुजरात के अंदर कानून चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? उनको जवाब तो देना चाहिए। यह जनतंत्र है, जनता का शासन है। 1947 के अंदर भारत आजाद हो गया था, राजा महाराजा खत्म हो गए थे हमारे देश के अंदर से। मीडिया वालों के जवाब नहीं देते वो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते वो। हम उनसे मिलना चाहते हैं तो पुलिस भेज के हमको रुकवा देते हैं। हम उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं इस देश की, वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज के ऊपर उतरते हैं, भाषण देते हैं और फिर स्टेज के ऊपर से वापस चले जाते हैं। जनता कहती है हमारे साथ बैठो तो सही, हमारी बात तो करो, हमारे साथ थोड़ी दो चार बातें तो करो, हम भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमारे मन में बहुत सारे डाउट है, कुछ बताओ तो सही। ये कहां का जनतंत्र है? यही राहुल गांधी भी करते हैं और यही मनमोहन सिंह भी करते हैं। फर्क क्या है इन लोगों के अंदर? एक मन में प्रश्न तो उठता है। कई जगह मुझे काले झंडे दिखाए गए। एक जगह मैंने गाड़ी रोक ली, जो झंडे दिखा रहे थे उनको बुलाया मैंने कहा बताओ क्यों काले झंडे दिखा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? कहते जी आप केवल नेगेटिव बातें कर रहे हो मोदी जी की, इतनी पॉजिटिव बातें भी तो हुई है। मैंने कहा बताओ, चलो बैठो गाड़ी में चलते हैं, बताओ क्या पॉजिटिव हुई। कहते देखो सड़क कितनी अच्छी है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी है, हाईवेज बहुत अच्छे हैं, गांव में चलते हैं, गांव में तो सड़क है ही नहीं। बड़ी मजे की बात, मैं फोटो लेके आया हूं, मोदी जी की अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर सड़कें नहीं है। जिस कंस्टिट्यूएंसी में से वो आते हैं 15 साल से, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक स्कूल के अंदर गए, मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी के स्कूल के अंदर, चारों तरफ लैट्रिन बिखरी हुई थी, चारों तरफ उल्टी पड़ी थी। ऐसा स्कूल होता है। फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा सड़कों के अलावा और क्या अच्छा किया मोदी जी ने? तो वो लड़के थोड़ी देर चुप हो गए, सोचने लग गए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं 108। मैंने कहा 108 क्या? 108 नंबर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। मैं कहा इतना सोचने के बाद 15 साल में आपके मुख्यमंत्री ने एक अच्छी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुएं से निकले खाई में गिरे। कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से मुझे कह रहे हैं आप तो कांग्रेस के एजेंट हैं, आप तो कांग्रेस से मिल गए, आप तो बीजेपी को भला बुरा बोल रहे हैं, मोदी जी को भला बुरा बोल रहे हैं। जितना कांग्रेस का भ्रष्टाचार हम लोगों ने उजागर किया है, मुझे तो नहीं लगता किसी ने उजागर किया है। रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किसने किया था? मोदी जी ने नहीं किया था, जेटली जी ने नहीं किया था, बीजेपी वालों ने नहीं किया था, हम लोगों ने किया था। मैंने जब रॉबर्ट वाड्रा के कागज खुलासा किया था, लैंड स्कैम का खुलासा किया था, उसके जो कागज मैंने दिखाए थे, वो कागज बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर्स के पास 1.5 साल पहले से मौजूद थे। बीजेपी वालों ने वो कागज एक्सपोज नहीं किए। क्यों? दोनों में डील हो गई, तुम हमारे दामाद को बचा लो, हम तुम्हारे दामाद को बचा लेते हैं। बीजेपी वालों के दामाद थे रंजन भट्टाचार्य, कांग्रेस वालों के दामाद है रॉबर्ट वाड्रा। इनके कागज उनके पास थे, उनके कागज इनके पास थे, दोनों ने कहा सारे चुप बैठे रहो। लेकिन बीच में केजरीवाल ने आके रायता फैला दिया इनका। सलमान खुर्शीद का खुलासा किसने किया था? मैंने किया था, बीजेपी वालों ने नहीं किया था। शीला दीक्षित के खिलाफ 15 साल से बीजेपी वाले कमजोर कैंडिडेट खड़ा करते थे, वो जीत रही थी। पहली बार आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित को हराया है। और आज राहुल गांधी के खिलाफ मोदी जी की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, अरुण जेटली की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, सुषमा स्वराज की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है।
आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा नेता कुमार विश्वास राहुल गांधी को हराने के लिए भेजा है, और फिर बीजेपी वाले बेशरम होकर कहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिले हुए हो। हमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति को खत्म करना है इस देश के अंदर। इस देश में ईमानदार राजनीति स्थापित करनी है हम लोगों को। कैसा भारत चाहते हैं हम लोग? आम आदमी पार्टी कैसा भारत चाहती है? हमारे अपने सपने हैं, लेकिन हम लोग जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कैसा भारत चाहिए। सबसे पहले लोगों को सुरक्षा चाहिए, सबसे पहले लोगों को अपने जान माल की सुरक्षा चाहिए। महिलाओं के बलात्कार हो जाते हैं, किसी का कुछ नहीं होता। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में 1600 महिलाओं के बलात्कार हुए हैं, 1600 महिलाओं के बलात्कार हुए हैं। आपने एक बलात्कार तो सुना था निर्भया का, वो तो सारे मीडिया ने दिखाया था, उसके ऊपर तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गए, उसके ऊपर तो सारे, तो 8 महीने में उसको सजा हो गई। बाकी 1629 बलात्कारों का क्या हुआ? वो तो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और 20-20 साल तक घूमते रहेंगे और महिलाओं के बलात्कार करेंगे। वो उनको सुरक्षा कौन दिलवाएगा? उनको न्याय कौन दिलवाएगा? तो सुरक्षा और न्याय ये इस देश के लोग मांग कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी चाहती है कि सुरक्षा और न्याय सबसे पहले इस देश में। दंगे करवाए जाते हैं, दंगे होते नहीं है, कोई दंगा नहीं होता। मैं जानता हूं इस देश के अंदर बहुत सारे इलाकों को जानता हूं जहां हिंदू और मुसलमान सदियों से बिल्कुल भाईचारे की तरह जिंदा रह रहे हैं, सदियों से भाईचारे की तरह, भाई बहन की तरह रह रहे हैं, भाई भाई की तरह रह रहे हैं वहां पे। लेकिन कोई ना कोई पार्टी आती है और अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां पे दंगा करवा देती है। मेरा मानना है कि एक दंगे की अगर जांच हो जाए ठीक से, केवल एक दंगे की जांच, और वो दंगा जिस पार्टी ने करवाया उसके टॉप नेता को आप जेल में भेज दीजिए, इस देश के अंदर दंगे होने बंद हो जाएंगे। एक दंगे की जांच करवा लीजिए केवल आप, इस देश के अंदर दंगे होने बंद हो जाएंगे। खुद ही दंगे करवाते हैं और खुद ही जांच करवाते हैं। तो आम आदमी पार्टी चाहती है इस देश के लोगों को सुरक्षा मिले, इस देश के लोगों को न्याय मिले, इस देश के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले। कई लोग कहते हैं भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता इस देश से, अब तो ये हमारे खून में हो गया। लेकिन दोस्तों, मेरा 49 दिन का जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 49 दिन के अंदर हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार काफी कम कर दिया था। और ये मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे करवाया था इंडिपेंडेंट, जो ये कहता है कि दिल्ली के अंदर 49 दिन में जब केजरीवाल की सरकार थी, भ्रष्टाचार काफी कम हुआ। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जब आप जाते थे लाइसेंस बनवाने के अंदर बाहर दलाल बैठा करते थे, वो सारे दलाल भाग गए और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर बता रहे थे अब ठीक हो गया। सरकारी अस्पतालों के अंदर पहले दवाइयां नहीं मिला करती थी, दवाइयां मिलनी चालू हो गई। तो 2 तरह का भ्रष्टाचार होता है, एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन एंड म्यूचुअल करप्शन। एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन जब आपका जायज हक है, पासपोर्ट बनवाना है, इनकम टैक्स रिफंड लेना है, सेल्स टैक्स रिफंड लेना है, आपको जो जायज काम करवाना है उसके लिए जब आपको रिश्वत देनी पड़ती है, उसमें भारी कमी आई थी। दूसरा है म्यूचुअल करप्शन, जो ऊपर के लेवल पे ठेका लेने के लिए और ठेका देने के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। कोई बाहर आके नहीं कहता कि गड़बड़ हो गई, उसके लिए डेटरेंस जरूरी है कि अगर पकड़े गए, इस देश के अंदर आज कानून हमारा ऐसा है कि अगर आप, पहली बात तो पकड़े ही नहीं जाते, और पकड़े भी जाते हैं तो जेल नहीं होती, सबको बेल मिल जाती है। कनिमोई को बेल मिल गई, राजा को बेल मिल गई, सब लोगों को बेल मिल जाती है इस देश के अंदर। हम चाहते हैं ऐसा जन लोकपाल कानून लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने हमारी सरकार गिरा दी, हम जन लोकपाल कानून नहीं लेके आ सके। तो भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 100% दूर किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के लेवल को हम बड़ा सब्सटैंशियली 10%, 20% तक भ्रष्टाचार को ला सकते हैं। हम 80% ईमानदार व्यवस्था कायम कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आज देश के अंदर एक व्यापारी को व्यापार नहीं करने दिया जाता। इस देश के 99% व्यापारी, इस देश के 99% इंडस्ट्रियलिस्ट, इस देश के 99% बिजनेसमैन ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको काम नहीं करने देती। जानबूझ के ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं कि एक आम आदमी को भ्रष्टाचार करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन कहता है यार मेरे से टैक्स ले लो, मेरा पीछा छोड़ो, मेरे को धंधा करने दो, लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता। तो आम आदमी पार्टी मानती है कि सरकार को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए धंधे के अंदर। एक ऐसी ईमानदार व्यवस्था कायम करनी चाहिए कि कोई भी अगर अपना बिजनेस करना चाहे तो वो बिजनेस, नया बिजनेस करना चाहे नया बिजनेस कर सके, बिजनेस फ्लरिश करना चाहे बिजनेस फ्लरिश कर सके। लेकिन अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो उसके साथ सख्ती के साथ व्यवहार करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिक्षा और स्वास्थ्य, मुझे ये लगता है आज हमारे देश के अंदर एक गरीब आदमी के घर अगर कोई पैदा हो जाए बच्चा, उसका क्या कसूर है कि एक गरीब के घर में पैदा हो गया, लेकिन फिर वो सरकारी स्कूल में जाता है। हम सब लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, डीपीएस में जाते हैं, मॉडर्न स्कूल में जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी का बच्चा वो सरकारी स्कूल में जाता है। सरकारी स्कूलों को अच्छा क्यों नहीं किया जा सकता?
जानबूझ के अच्छा नहीं किया जा रहा, क्योंकि जितने मंत्री बनते हैं उनके सबके अपने प्राइवेट स्कूल चल रहे होते हैं। अगर सरकारी स्कूलों को अच्छा कर देंगे तो उनके प्राइवेट स्कूलों में कोई नहीं जाएगा। हम ये चाहते हैं अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर अच्छी नीयत वाले सरकार में जाएं, तो मुझे लगता है कि हम सरकारी स्कूल, सबसे पहले हमें सरकारी स्कूलों को, इस देश के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह बेहतर बनाना चाहिए। शिक्षा इतनी अच्छी करनी चाहिए। अगर हमने शिक्षा अच्छी कर दी, अगर हमने बच्चों को पढ़ा दिया, तो मुझे लगता है एक जनरेशन के अंदर, एक पीढ़ी के अंदर इस सारे देश को हम अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। जो हम सुपर पावर का सपना देख रहे हैं, देश वाकई सुपर पावर बन जाएगा। और एक है स्वास्थ्य सेवाएं। आज जितने सरकारी अस्पताल हैं उनकी बुरी हालत है, जानबूझ के बुरी हालत की हुई है। अगर अपने सरकारी अस्पतालों को ठीक कर दिया, अगर हमारे लोग हिष्ट पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए, अगर हमारे लोग ठीक ठाक हो गए, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, अगर हमारे लोग शिक्षित हो गए और स्वस्थ हो गए, तो हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हु आर विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास गवर्नेंस। अगर हमारे लोग स्वस्थ हो गए और शिक्षित हो गए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस दुनिया के सारे देशों को पीछा छोड़ देंगे। आज इस देश को कौन कंट्रोल करता है? क्या मनमोहन सिंह जी चला रहे हैं इस देश को? क्या सोनिया गांधी जी चला रही हैं? मुझे नहीं लगता। इस देश को मुकेश अंबानी जैसे कुछ लोग चला रहे हैं। अगर कल को यह सरकार बदल जाती है और मोदी जी आते हैं, तो क्या मोदी जी इस देश को चलाएंगे? मुझे नहीं लगता। वही मुकेश अंबानी और अडानी इस देश को चलाएंगे। अब हम सब लोगों को मिलकर तय करना है कि हमें यह व्यवस्था बदलनी है कि पार्टी बदलनी है। थैंक यू सो मच। आपसे पहला सवाल तो ये करूंगी कि गुजरात के बाद डू यू प्लान टू गो टू उत्तर प्रदेश एंड मीट अखिलेश यादव? डू यू हैव एनी प्लान्स? ऐसा कोई प्लान गुजरात? क्योंकि आज सुबह उन्होंने कहा है, सुबह सेशन में, वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। मिलना नहीं चाहते आपसे। अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव। मुझसे कोई नहीं मिलना चाहता। बिल्कुल आपसे हाँ? मुझसे कोई नहीं मिलना चाहता। तो मैं कहा मैं आपको पहले वार्न कर दूं। अच्छा। कि वो वैसे ही उन्होंने कह दिया कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, मैंने आपकी स्पीच सुनी, बहुत सारी स्पीचेस सुनी है। Does Arvind Kejriwal want to be the Prime Minister of India? No, I don't want to become the Prime Minister. Neither do I want to become the Chief Minister. मेरा मकसद कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का बिल्कुल भी नहीं है। ना मेरा एम्बिशन है, ना मेरा मकसद है। हमारा मकसद केवल इस देश के लिए है। हमारा मकसद इस देश को भ्रष्टाचार, महंगाई और सांप्रदायिकता से छुटकारा दिलाने का है। आपने 2012 में कहा कि आप पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे। 2013 में आपने कहा मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। 2014 में आपने कहा मैं लोकसभा इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। अब लगता है कि आप लड़ेंगे। तो हम किस चीज को बिलीव करें? क्योंकि हर बार आपने जो भी कहा, फिर आपने कहा लोगों की इच्छा है, लोगों की डिमांड है, और अरविंद केजरीवाल वही करेगा जो लोग चाहेंगे। तो अगर लोगों ने चाहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आप बन जाएंगे? देखिए, मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आपका जो पहला सवाल है, मैं ये मानता हूं कि मैंने कई बार अपने निर्णय बदले हैं। दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है एथिकल। अगर कोई ऐसी बात है जो कि इमोरल है, अनइथिकल है, और वो हम करते हैं, वो गलत है। लेकिन अगर अपनी यात्रा में हमें कई बार अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं, और निर्णय बदलने का कारण हमेशा हम लोग देते हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंटली सबको बताते हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई गलती नहीं है। गुजरात के बारे में बात करूंगी। आपने तो काफी कुछ कहा, कुछ ऐसे चार्जेस भी दिए, कितने सब्सटैंशिएटेड हैं, क्या प्रूफ है, वो आगे चल के देखा जाएगा। बट ये जानना चाहती हूं कि आपने हमेशा कहा कि मेरी लड़ाई, आम आदमी पार्टी की लड़ाई इशू बेस्ड है। जो थ्रेट्स हैं कंट्री को, चाहे वो करप्शन है, कम्युनलिज्म है, विमेन सेफ्टी है, विमेन सेफ्टी है। आपने कहा मेरी लड़ाई राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, जब आपसे पूछा गया था। आज आप गुजरात गए, आपकी इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा आपका जो अब ये पिट स्टॉप या आप उसको टूर कहेंगे, वो गुजरात में था। क्या ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट नहीं था टू पिट अरविंद केजरीवाल एज अ चैलेंजर और अ कंटेंडर टू नरेंद्र मोदी? क्या ये एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव नहीं है? आप मीडिया वाले तो ऐसा कहेंगे, लेकिन देखिए, पिछले 1 साल से आज आप अगर किसी से पूछें, जैसे मैं एक टीवी चैनल पे 3-4 दिन पहले देख रहा था रात को, एक ट्रेन के अंदर एक पत्रकार घुसा। उसने एक बंदे से पूछा, भैया किसको वोट दोगे?
बोला मैं किसान हूं, नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। क्यों? देखो, नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। ये पिछले 1 साल से इस देश के अंदर सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि कुछ मीडिया हाउसेस ने जानबूझ के मोदी जी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है जैसे कि वो विकास पुरुष हैं, मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। 2014 का लोकसभा का चुनाव उसी गुजरात मॉडल के ऊपर लड़ा जा रहा है। उस गुजरात मॉडल को स्टडी करना तो बहुत जरूरी था। अगर सच है वो गुजरात, एक मिनट, अगर वो गुजरात मॉडल सच है, बहुत अच्छी बात है, हम भी ताली बजाएंगे। अगर वो झूठ है तो लोगों की आंखों के ऊपर से पर्दा खोलना तो हमारा फर्ज है। बट साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक तो आपके ये जो चार्जेस मीडिया की तरफ हैं, इसको हम बाद में टैकल करेंगे, क्योंकि मीडिया ने उतना ही, जैसे आपने जब बात की, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार जीती, मीडिया ने वहां भी रिपोर्ट किया। जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं तब भी रिपोर्ट करते हैं, जब राहुल गांधी बात करते हैं, हर पार्टी को उतना ही अटेंशन दिया जाता है। अगर आप अटेंशन कहना चाहते हैं। ना, अटेंशन नहीं कह रहे। आपके मैंने भाई, अगर वो कहते हैं 11% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुआ, तो मीडिया का तो ये कई चैनल कहते हैं सच हम दिखाते हैं, तो सच दिखाते हैं तो थोड़ा सा 11% की तहकीकात भी करके देखो। अगर मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो जैसे 4-5 स्टिंग ऑपरेशन हमारी सरकार पे किए गए, 2-4 स्टिंग ऑपरेशन को मोदी जी के भी करके देखो। वो भी किए गए हैं, काफी इन डेप्थ रिपोर्ट्स हुई हैं, आपने शायद देखा नहीं होगा। अच्छा चलो, मैं देख लूंगा, नेट पे जाके सर्च कर लूंगा। देख लीजिएगा। नहीं, बट वापस सवाल पे आती हूँ, जो आपका गुजरात का ताल्लुक है, और मैं खासतौर पे इस बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा इस इशू बेस्ड बात करते थे, और सडनली ये जो इलेक्शन नजदीक आने लगा तो नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की बात होने लगी। मैंने तो मुद्दों की बात की। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, 22 जनवरी को योगेंद्र यादव ने इंडिया टुडे ग्रुप से बात की थी, और तब उन्होंने कहा कि अब हम नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद 25 फरवरी को आपने इंडिया इस्लामिक सेंटर में बात की। आपने कहा कि कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट। वांट यू बिल्डिंग द मोमेंटम, वांट यू बिल्डिंग दिस मोमेंटम अगेंस्ट नरेंद्र मोदी? वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैंने कहा कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट, तो आपने उसको नरेंद्र मोदी जी से क्यों जोड़ा? क्योंकि उसके बाद आपसे सवाल पूछे गए थे आपके मन में। मेरे मन मतलब आपके मन में, मीडिया के मन में पॉलिटिकल नुआंस तो आप भी समझते हैं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने तो कहा था कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट। आप कहते हो नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। जब आपने ग्राफ की बात की, आपने तो कुछ बोला ही नहीं को एक साथ जोड़ा। जब आपने कम्युनलिज्म की बात की, आपने नरेंद्र मोदी को भी जोड़ा। सीरियस नोट, मैंने रॉबर्ट वाड्रा जी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया। मैंने कभी रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ पर्सनल उसमें कभी कैपेसिटी में नहीं बोला। मैंने सलमान खुर्शीद जी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, कभी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला। मुकेश अंबानी जी के भ्रष्टाचार, कभी उनके पर्सनल मुद्दों के। आज भी मैंने 16 क्वेश्चंस मुद्दे रेज किए थे, 16 मुद्दे सारे टीवी वालों को बताए थे। मैंने कभी मोदी जी के पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कभी नहीं बोला। मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दे आने चाहिए, मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, उसको आप पर्सनलाइज तरीके से मत लीजिए। मैंने कभी पर्सनलाइज नहीं किया। ठीक है, मान लिया कि आपका ट्रिप जो गुजरात का था, इट वाज नॉट मेंट टू बी अ कॉन्फ्रंटेशन और प्रोवोकेटिव, बट आप वहां थे, खबर आई कि आपको डिटेन किया गया। गुजरात पुलिस कहती है कि हम अंडर द इलेक्शन कमीशन हम पता कर रहे थे कि कहीं आप ट्रैफिक वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, आपके पास परमिशंस हैं, और उसका रिएक्शन हमने दिल्ली में देखा। आपके पार्टी वर्कर्स बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। क्या वो प्रोवोकेशन नहीं थी? देखिए, 2 चीजें इसमें है। पहली चीज तो हमारे पार्टी वर्कर्स जो बीजेपी दफ्तर गए, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं थी। उसकी जरूरत इसलिए नहीं थी, हमारी लड़ाई बीजेपी वालों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस भ्रष्टाचार से है। तो जो विकास का मॉडल हम गुजरात में एक्सपोज कर रहे थे, आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उसको देश के जनता के बीच में ले जाना। तो आप मानते हैं यू वर एम्बैरेस्ड बाय दैट? नहीं, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। दूसरा, जो आपने नहीं कहा मैं कहता हूं, हमारे कुछ लोगों ने वहां पे वायलेंस में इंडल्ज किया। आई एडमिट दैट एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। मैं माफी मांगता हूं इस देश से उसके बारे में। अगर हम लोग हिंसा करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ये सारा मूवमेंट डिरेल हो जाएगा। आज तक 3 साल से हम लोगों ने इतने सारे प्रोटेस्ट किए, इतने सारे धरने प्रदर्शन किए, कहीं जरा सी भी वायलेंस नहीं हुई। हम लोग डंडे खाते हैं, डंडे मारते नहीं हैं।
हम लोग इसमें यकीन करते हैं कि डंडा मारने वाला कायर होता है, डंडा खाने वाला बहादुर होता है। तो आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया, मैंने उसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की, अपने लीडर्स से भी बात की, और अभी जब मैं दिल्ली लौटूंगा तो उसके बोले बगैर उन्होंने स्टेप लिया था। हर चीज के लिए मुझसे नहीं पूछते, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज देश भर में होती हैं। तो ये आपको पता नहीं था जब देखिए मैनिफेस्ट हुआ उसके बाद आपको खबर आई? उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट किया, स्ट्रैटेजिकली वो जरूरत नहीं थी, बट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट शुड नॉट हैव बीन डन बिकॉज बीजेपी से हमारा लड़ाई नहीं है, कांग्रेस से हमारी लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और महंगाई से। हमारे को जनता के बीच में जाना है, पूरा दिन हमें जनता के बीच में रहना है। दैट स्ट्रैटेजिकली इट वाज, आई फील जरूरत नहीं थी वो करने की, नंबर 1। नंबर 2, जो हिंसा में हमने लिया वो कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल गलत है। मैंने उनको बोला कि अगर दोबारा ऐसे करोगे मैं गुजरात का दौरा छोड़ के वापस आ जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा ये सब, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ बहुत लोग और बहुत सारे लोग हमें ट्वीट करते रहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका विजन क्या। आपने बात की अबाउट वुमेन सिक्योरिटी, एजुकेशन, सेफ्टी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत बार ये बात कर चुके हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी औरतें जो हमें विमेन ट्वीट करती हैं, पूछती हैं कि अरविंद केजरीवाल खप पंचायत को बैन करने में क्यों नहीं बिलीव करते? ये एक, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, खाप पंचायत को बैन करने का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझ लें थोड़ा सा, बिकॉज उसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है। खाप पंचायत कोई लीगल एंटिटी नहीं है, ना संविधान में दिया हुआ और ना किसी कानून में दिया हुआ। खाप पंचायत एक शब्द है, जैसे किटी पार्टी होती है, कुछ औरतें मिलती हैं तो अपने आप को दे कॉल देमसेल्व्स एज ए किटी पार्टी, ऐसे कुछ लोग मिलके अपने आप को खाप पंचायत बोलते हैं। आई एम कमिंग टू दैट, प्लीज एक मिनट पूरा, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मामला है, सो प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। कुछ लोग मिलते हैं अपने आप को और खाप पंचायत बोलते हैं। आज आप ये कह दीजिए कि खाप पंचायत को हमने बैन कर दिया, ये लोग मिलके अपने आप को कोई और नाम रख लेंगे, नाम बदल लेंगे, इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। समस्या क्या है? लेट मी कंप्लीट। समस्या क्या है? लेट्स ट्राई टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड लेट्स ट्राई टू अराइव एट द सोल्यूशन। समस्या ये है कि वो लोग मिलके कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि कानून के खिलाफ हैं। इस लड़के लड़की को टांग दो, इस लड़के लड़की को मार दो, ऐसे वो उस तरह के डिसीजन लेते हैं ये लोग। समस्या ये है, उसका समाधान ये है कि जब भी अगर ऐसे निर्णय कभी लिए जाएं किसी लड़के या लड़की के खिलाफ, जस्ट वन सेकंड, लेट मी जस्ट कंप्लीट, होल्ड ऑन। जब भी ऐसा कभी निर्णय लिया जाए जो कि संविधान के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, उस निर्णय में लेने में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। दैट इज द सोल्यूशन। तब तक तो निर्णय ले लिया जाएगा। आप हमेशा कहते हैं कि खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए। आप एक निर्णय लेके तो देखो, निर्णय तो आप लेते नहीं हो। आप एक केस में सजा देके देखो, दूसरा निर्णय लिया ही नहीं जाएगा। आप एक भी केस में किसी को भी सजा नहीं देते हो, कहते हो खाप पंचायत को बैन कर दो। आप खाप पंचायत को आज बैन करके देख लो, वो फिर भी मिलेंगे, किसी और नाम में मिलेंगे, दे विल चेंज देयर नेम। अच्छा, अंजना है यहाँ ऑडियंस में। अंजना आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। आपने कहा कि आपने गुजरात का दौरा किया और आपने देखा है कि विकास वहां पर नहीं है जो अभी तक आपने स्टडी किया है। फिर क्या लगता है आपको, गुजरात की जनता 3 बार लगातार क्यों चुन रही है नरेंद्र मोदी को? क्या उनके विवेक पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, अभी भाई मैंने अपने भाषण में जवाब दिया। मैं भी काफी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा था। तो जहां जहां मैं जाता था, मैं हर जगह उनसे यही पूछता था ग्रुप से। मैंने कहा भी आप तो थी थोड़े टाइम मेरे साथ, आपके सामने ही पहले गांव में जब हम गए थे यशवाड़ा, अंत में आपको याद है मैंने पूछा था भाई अगर इतने दुखी हो तो वोट क्यों करते हो, मोदी जी को क्यों वोट दे रहे हो, आपका एमएलए कौन है, कहते फलाना फलाना। मैंने कहा कौन सी पार्टी का, कहते बीजेपी का। मैंने कहा फिर क्यों वोट दिया था? तो वो जो जवाब निकल के आया, उन्होंने 2-3 जवाब निकल के आए। एक तो लोगों ने कहा जी यहाँ पे कांग्रेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कांग्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और कांग्रेस इतनी बुरी है कि लोग उसको बीजेपी से भी बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो जवाब दिया उन्होंने कि जो कांग्रेस ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन को यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करने दिया जाता। ऑपोजिशन को या तो खरीद लिया जाता है, कई भी एमएलए खरीदे गए हैं पिछले दिनों में, या तो ऑपोजिशन को खरीद लिया जाता है, या डरा दिया जाता है, या खत्म कर दिया जाता है। किस एमएलए को खरीदा गया है? अभी आया था पिछले दिनों में कि एमएलए खरीदे गए।
उसकी पुष्टि कैसे होगी अरविंद जी? क्या हम सिर्फ इल्जाम लगाएंगे? नहीं, पुष्टि नहीं होगी। अगर कुछ लोग ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी में चले जाते हैं तो यही माना जाता है। अरविंद जी, एक और सवाल है, हालांकि मैं इजाजत लूंगी आप लोगों का, मैं लगातार सवाल करूं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता है कि गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया है आपने? अगर राजधानी में 40 दिन से ज्यादा दिन आपने दिए होते तो इसी राजधानी में हजारों जगहों पर अधिग्रहण करके, या अब जरा हरियाणा की तरफ चले जाए तो हुड्डा सरकार पर आरोप है कि वो अधिग्रहण करके एंटी फार्मर वो भी है, वहां आपने नहीं चुना। आपने गोल पोस्ट इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि अब आप प्रधानमंत्री के स्तर पर एक लड़ाई छेड़ना चाहते हैं। क्या इस बात में दम नहीं है? नहीं है। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार रॉबर्ट वाड्रा जी का हमने जब खुलासा किया था तो हरियाणा की ढेरों डीएलएफ की डील्स हम लोगों ने एक्सपोज की थी। रिलायंस की ढेरों डील्स उन दिनों में हम लोगों ने एक्सपोज की थी। सेक्युलरिज्म, करप्शन टू कम्युनलिज्म सबसे बड़ी दिक्कत है। ये गोल पोस्ट शिफ्ट तो हुआ है ना अरविंद जी आपका? सर जी, आपके लिए गोल पोस्ट हो सकता है, जो लोग मरते हैं ना दंगों में उनके लिए वो गोल पोस्ट नहीं होते, उनके लिए जिंदगी मौत का सवाल होता है। लेकिन आपके लिए मुद्दा है चुनावों का, सर यही हम भी कह रहे हैं। सारे ही मुद्दे हैं। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। 5 साल तक ये लोग घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले करते हैं और उसके बाद चुनाव के पहले एक दंगा करा देते हैं। सारे घोटाले जो हैं वो कारपेट के अंदर चले जाते हैं। हिंदू जाके बीजेपी के पास चले जाते हैं, मुसलमान समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पास चले जाते हैं। ना बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया। उन्होंने केवल हम लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तौकीर रजा भी उसी का हिस्सा थे। तौकीर रजा का एक आप जरा सा गूगल सर्च मार के देखिएगा, आपको कुछ वीडियोज निकल के आएंगे और वो वीडियोज आपको दिखाएंगे कि वो कौन है। और भी हैं बहुत सारे। जेंटलमैन इन द रेड जैकेट। अरविंद जी, गुजरात का जो 2001 में प्लान आउटले था वो 5,000 करोड़ का था। 2001 में क्या था? प्लान, गुजरात एनुअल प्लान आउटले जो प्लानिंग कमीशन सैंक्शन करता है वेट सेल्स टैक्स के आधार पे, कलेक्शन के आधार पे। एनुअल प्लान आउटले इट इज सैंक्शन बाय द प्लानिंग कमीशन। 2001 में गुजरात का प्लान आउटले था वो करीबन 5,000 करोड़ रुपए था। लास्ट ईयर वो प्लान आउटले हो गया 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ में कुछ कम 59,000 करोड़ रुपीस। ये पूरा जो उसका जो वेट कलेक्शन के आधार पे ये पूरा तय होता है ना। तो आप ना सवाल ना 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 पैसा कहां से आता है? नहीं, कहीं से भी आता हो ना ना 12 गुना ना 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 सर, ना ना ना। कहीं 40,000 करोड़ रुपए का डेट था गुजरात के ऊपर 2001-2002 में। आज पता है कितना डेट है? 1 लाख। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ना। उसी का जवाब आ रहा हूँ। हाँ। 1,80,000 करोड़ रुपए का डेट है। वो डेट इसको फाइनेंस कर रहा है सर। अगर वो डेट प्रोडक्टिव एसेट्स में जाता तो बहुत अच्छी चीज थी। बाकी लोगों को भी चांस देना चाहूंगी। मेरा प्रश्न पूरा करने दीजिए। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो लॉस था 2003 के अंदर वो करीबन 2,500 करोड़ रुपए था। वो लॉस पूरा उतर गया। आज उसका जो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में उसका नया नाम है गुजरात ऊर्जा विकास निगम। उसका लॉस 2,500 करोड़ उतर गया पूरा और 550 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है 3 साल से। वो उसकी मेरे को दिखाने, हाँ मैं बता दूंगा आपको, कल तक पता करके बताता हूँ जी। कल आप मेरी रैली में सुनिएगा, मैं इसका पता करके आपको कल रैली में इसका जवाब दूंगा। This question to Arvind Kejriwal. You had created and promoted RTI, which changed a lot of things. Do you have any idea like that to have a big difference Sir, to change the entire thing? No, I completely agree, sir. अभी मैंने कई सारी चीजें कही. As far as our vision is concerned, I said we believe that the prime responsibility of any responsible government is सबसे पहले सुरक्षा देने की जरूरत है, न्याय देने की जरूरत है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की जरूरत है, शिक्षा देने की जरूरत है, स्वास्थ्य देने की जरूरत है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर. आज हम कहते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी है. क्या डेमोक्रेसी है? 5 साल में एक बार वोट डालो और उसके बाद 5 साल तक उन्हीं लोगों के सामने हम लोग गिड़गिड़ाते हैं जिसको वोट डाल के चुना था. उसके घर पे जाते हैं तो वो कुत्ते छोड़ देता है.
उसके घर पे जाते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड 5 किलोमीटर सिक्योरिटी गार्ड बंद कर देते हैं हमको। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है सर। इसको ट्रू डेमोक्रेसी बनाना है कि चुनाव में हम चुनेंगे लोगों को, लेकिन वो लोग हमसे बात कर करके अपने निर्णय लेंगे। 5 साल में जनता से पूछा जाए, स्वराज, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये हम लोगों का सपना है। अगर ये होता है सर, तो वाकई इस देश के अंदर डेमोक्रेसी आएगी। फिर अंबानी और अडानी इस देश के डिसीजन नहीं लेंगे, आप और ये सब लोग बैठ के इस देश के डिसीजन लेंगे। The lady in red. So my question is, agreeing with what you say and hoping that we would like to get together and make this country a better place, ideally, what now? What is the next step? Join in. Actually, जनतंत्र जनता of the people, by the people, for the people होता है। And when the people stop participating in democracy, then nothing survives. फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। So पिछले 2-3 साल में जो कुछ भी हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी बनी, पता नहीं कुछ निकला कि नहीं निकला, लेकिन एक चीज हुई, इस देश के लोग सब कुछ गिव अप कर चुके थे, सिनिकल हो गए थे कि इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। अब लोगों को लगता है कुछ हो तो सकता है, और हमारी जिंदगी में ही हो सकता है। आशा वापस लौटी है। जिस देश की आशा खत्म हो जाए, जो देश निराशा में डूब जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है उस देश की कि जब लोग निराशा में डूब जाएं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। उस निराशा से वापस इस देश के लोगों को ये आंदोलन लौटा के लाया है। इस देश का कुछ हो तो सकता है। एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगी। मनीष सिसोदिया साहब बात कर रहे थे पहले, और उनने ऑलमोस्ट एडमिट कर लिया कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से भी लड़ेंगे तो वहां भी आप उनके खिलाफ कॉन्टेस्ट करेंगे। मनीष सब रिकॉर्डेड है। ऐसी उनकी पर्सनल, तो आप उनसे सहमति रखते हैं? उनकी तो सब बात सुनते हैं आप। देखिए, अरविंद कहाँ से चुनाव लड़े ना लड़े, फ्रैंकली आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। अरविंद की मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। अरविंद केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देश इम्पोर्टेंट है, और इस देश के लिए 100 अरविंद केजरीवाल कुर्बान। तो मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, ये बहुत आप लड़ेंगे कि नहीं? देश ये जानना चाहता है। छोटी चीज बाद में तय करेंगे, इसको बाद में तय करेंगे। नमस्ते अरविंद जी, आपके कुछ पैराडॉक्सेस होते हैं। जब आप आरोप लगाते हैं तो वो सच हो जाता है, जब आप पे आरोप लगता है आप प्रूफ मांगते हैं। आपके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन होता है, आप रॉ डेटा मांगते हैं। दूसरे पे स्टिंग ऑपरेशन होता है, आप उनको गिल्टी मान लेते हैं। आपने मोदी जी के डेवलपमेंट मॉडल में छेद तो कर दिए, लेकिन दिल्ली हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं। आपने हमारे पैसे लेके हमको खुद डिस्काउंट दे दिया। आपने कहा कि दिल्ली में सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन आपको गुजरात में सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। तो ये पैराडॉक्सिस कहीं ज़्यादा है, क्या आप उसको आंसर कर सकते हैं? एक एक करके आपने एक तो स्टिंग ऑपरेशन की बात कही। हमने तो हमेशा कहा है जब भी कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है तो उसका रॉ डेटा सामने आना चाहिए। तो जब हमारे ऊपर हुआ हमने रॉ डेटा मांगा। उसके बाद जब ओपिनियन पोल का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उस दिन भी हमने कहा था कि उसकी जांच होनी चाहिए कि वो स्टिंग ऑपरेशन ठीक था कि नहीं था। अगर जांच में ये पाया जाता है कि स्टिंग ऑपरेशन ठीक था, तो जो लोग उसमें दिखाए गए गिल्टी थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और अगर वो गलत था तो जिसने टेलर मेड स्टिंग ऑपरेशन किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो स्टिंग ऑपरेशन में तो हमने एक ही तरह का वो बरता था। दूसरा, आपने कहा सिक्योरिटी, मैं गुजरात गया तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मैंने तो नहीं मांगी सिक्योरिटी। मैंने कोई बाइट दिखा दीजिए, मैंने कहा सिक्योरिटी दीजिए, मैंने तो नहीं मांगी थी। वो पुलिस वाले, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं बताता हूँ। ऐसी सिक्योरिटी तो भगवान किसी को ना दे। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला, पहले उन्होंने एक जीप मेरे आगे आगे कर दी, एस्कॉर्ट व्हीकल। मैं सामी के हॉस्पिटल में पहुंचा। बाहर जब आया तो लोगों ने मेरे को बताया कि जब आप अंदर थे एक पुलिस वाला लगातार फोन पे बता रहा था, अब अरविंद इस कमरे में घुसा है, अब डॉक्टर से ये बात कर रहा है, अब ये बात कर रहा है, अब ये बात कर रहा है। जैसे हम वहां से निकले वो सिक्योरिटी गायब हो गई। ना तो हमने मांगी थी, ना हमने उनको भगाया था, वो गायब हो गए। मेरे पास एक पत्रकार का फोन आया कि अगले शहर में जब आप पहुंचेंगे आपको डिटेन कर लिया जाएगा। उन्होंने पूरी तैयारी कर लिया और वहां डिटेन कर लिया गया। फिर जब मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, पिछले शहर तक सिक्योरिटी वाला हमारे साथ साथ एक जीप में घूम रहा था, उसके बाद वो गायब हो गया, और अगले ही शहर में जब हम पहुंचे तो हमारा शीशा तोड़ दिया गया। सर, ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा, हमने तो मांगी नहीं थी वो। और आपने क्या क्या पैराडॉक्स बताए?
अरविंद जी, एक बहुत दिलचस्प सामना भी यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि उस वक्त दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर थे नीरज कुमार जी, वो यहाँ पर है और आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे कोई सीरियस सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, एक दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा सिर्फ एक रेप सॉल्व हुआ, वो निर्भया वाला, और बाकी रेप सॉल्व नहीं हुए। ये सरासर गलत है। 87% रेप्स दिल्ली में हर साल सॉल्व होते हैं, और अगर आप इस गैदरिंग को मिसगाइड करना चाहते हैं। सर, मैं क्लियर कर दूं, मेरा हाँ। मिस इंटरप्रेट हो गया। मैं पुलिस की तरफ, मैं जुडिशियल सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा था। आप अपनी तरफ से चार्जशीट फाइल कर देते हैं, कोर्ट में वो कई कई सालों तक चलता रहता है। एम आई राइट? नहीं, कोर्ट में चलता है, लेकिन आपने जो इंप्रेशन दिया वो ये दिया। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ, मैं ठीक क्लैरिफाई है। कर नंबर 1। नंबर 2, जब आप तिहाड़ जेल में आए थे तो आपने लोगों को बताया कि अन्ना जी को एक काल कोठरी में फेंक दिया गया, आम क्रिमिनल से उनको मिला दिया गया, जो सरासर गलत था। एक बात आपने ये कही थी, ये भी मैं आज के ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि आपने ये बात गलत कही थी। अच्छा, अब अगर एक मिनट, अब मैं एक लाइटर वेन में कुछ सुनाना चाहता हूं आपको। 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा। जब आपने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से, तो एक एसएमएस मेरे पास आया, कसम से बहुत याद आओगे तुम केजरीवाल। वो तेरा मेट्रो में जाना, वो रुक रुक कर नजाकत से खांसना, वो तेरा नीली वैगन मारुति कार का दीवानापन, वो करीने से मफलर का लपेटना, वो बात बात पर धरने पर बैठना, वो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो नटखटपन, वो हर बात पर जिद करना, वो गिरगिट सा रंग बदलना, वो जनता का बिजली पानी करना, वो पूरी दुनिया को चोर बताना, वो झाड़ू मारते मारते खुद कचरा हो जाना। याद रहेगा केजरीवाल, कसम से तुम बहुत याद आओगे। टाटा स्टील से भाग गए, सरकारी नौकरी से भाग गए, आमरण अनशन से भाग गए, जनता से डरकर भाग गए, मुख्यमंत्री पद से भाग गए। इतना भागते क्यों भाई? भाग मिल्खा भाग का पार्ट 2 बनाना है क्या? एक झाड़ू की औसत उम्र वैसे 40-45 दिन होती है। केजरीवाल, तुमने तो ये साबित कर दिया। मफलर वाले ठंड में आए और ठंड में ही चले गए। एक गर्मी तो देख लेते यार। अरविंद, एक सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। आप हमेशा करप्शन हटाने की बात करते हैं, एक राष्ट्रीय नेता, अब आप प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में भी हैं। अगर आपका फॉरेन पॉलिसी पे क्या आपका आउटलुक है? पाकिस्तान, अगर आप प्रधानमंत्री बन जाए, पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते चाहेंगे, चाइना के साथ कैसे रहेंगे? क्यों ऐसा किया कि आपने आते ही एफडीआई जो रिटेल में थी, जो एक जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है जो भारत की, उसके लिए अच्छी कही जाती है, कि आपने उसको स्क्रैप करने का आदेश दिया और कहा कि दिल्ली में एफडीआई इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो ये आप हम लोग को बताएं कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या होगा, फॉरेन पॉलिसी भी आप क्या करेंगे अगर आप प्रधानमंत्री बन जाए तो? हमारे दुनिया के सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण और भाईचारे के रिलेशंस होने चाहिए, लेकिन बराबरी के स्तर पे होने चाहिए। किसी को हम अपने से ऊपर ना समझें और किसी को हम अपने से छोटा ना समझें। जहां तक एफडीआई इन रिटेल का सवाल है, हमें यह कहा गया कि रिटेल में एफडीआई के आने से रोजगार बढ़ता है, फार्मर को बेटर प्राइस मिलता है, कंज्यूमर को बेटर प्राइस मिलता है, कोल्ड स्टोरेज चेन्स आ जाती हैं। हमने कई देशों में स्टडी किया। एफडीआई इन रिटेल कोई नई चीज तो है नहीं, बहुत सारे देशों में पहले से भी है। हमने कई देशों को स्टडी किया तो पता चला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। उल्टे रोजगार बहुत ज्यादा कम होता है
बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ व्हाट द एविडेंस शोज। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया। लेकिन फिर भी मेरे पास कई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स आए उसके बाद, और उन्होंने मुझसे इस बारे में चर्चा की। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप मुझे 5 कंट्रीज का एग्जाम्पल दे दीजिए जहां पे फार्मर्स को बेटर प्राइस मिला हो, रोजगार बढ़ गया हो, कोल्ड स्टोरेज चेन्स इन्होंने गांव गांव में बनाई हो। मैंने कहा हम रिवर्स कर देंगे। नो वन गॉट बैक टू मी। मेरा अपना ये कहना है, लेट अस नॉट लुक एट एनीथिंग फ्रॉम आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर आज मान लीजिए पंजाब के एक गांव में कोई मक्की पैदा होती है, वो मान लीजिए 5 रुपए किलो पैदा हो, 3 रुपए किलो पैदा होती है, और दिल्ली में पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए किलो हो जाती है। बीच में 4 लोग उसमें ट्रेडर्स हैं इन्वॉल्व। उन 4 लोग, अब ये कहा जा रहा है ये 4 लोग मिडलमैन हैं। वॉलमार्ट आएगा तो इन 4 को खत्म कर देगा, मिडलमैन को, और वो किसान को जाके कहेगा देखो 97 रुपीज का जो प्रॉफिट है ना, ये बहुत ज्यादा है, मुझसे पचता नहीं है। लुक, आई विल गिव यू 5 रुपीज एंड नॉट 3 रुपीज। ऐसा कहेगा क्या वॉलमार्ट? ऐसा तो नहीं कहेगा। वो 3 रुपए की जगह और 2 रुपए देगा उसको, मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा। वो 3 रुपए की जगह 1 रुपया देगा उसको। फिर वो कह रहे हैं कि वो वॉलमार्ट दिल्ली आएगा और कस्टमर को कहेगा लुक 97 रुपीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, मुझसे पच नहीं रहे, मैं आपको 100 रुपए की जगह 95 रुपए का दे दूं। ऐसा तो नहीं कहेगा। वो कंपटीशन खत्म करेगा, और कंपटीशन खत्म करके वो 100 रुपए का 105 रुपए में देगा। सर वो यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए तो नहीं आ रहे। तो मेरा ये कहना है कि आप हमें एविडेंस दे दीजिए। अगर एविडेंस है, वी विल रिवर्स आवर डिसीजंस, बट लेट अस टॉक ऑन एविडेंस बेसिस, ऑन लॉजिकल बेसिस, रादर देन जस्ट सेइंग दैट FDI इज गुड इन एवरीथिंग, दिस इज गुड इन एवरीथिंग। वो वाला एक जो है वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड हो जाता है, वो ठीक नहीं है। हमें एक एक सेक्टर बाय सेक्टर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन में जो चीज अच्छी नहीं, जैसा मैंने बार बार कहा, कई लोग मुझसे पूछा आप लेफ्टिस्ट हो क्या, आप राइटिस्ट हो क्या? हमने कहा जी ये लेफ्टिज्म और राइटिज्म में जिंदगी नहीं चलती, प्रैक्टिकली चलती है। कोई भी, ना हम लेफ्टिस्ट है ना हम राइटिस्ट है, हमारी समस्याएं हैं। अगर वो समस्याएं का हमें कैपिटलिज्म में समाधान मिल जाता है, कैपिटलिज्म में से ले लेते हैं। अगर लेफ्ट में से मिल जाता है, लेफ्ट में से ले लेते हैं। लेट्स डिबेट। एक सवाल पूछना चाहूंगी। पाकिस्तान के इशू पे आपने ज्यादा नहीं बोला, प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप है, क्या आप बिलीव करते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? दोस्ती का हाथ सबसे बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान से सबसे बढ़ाना चाहिए दोस्ती का हाथ। दूसरा सवाल पूछूंगी, टाइम भी जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं? व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड एवर सिंस यू बिकेम अ पॉलिटिशियन? अब पहले बताते मैं सोच के आता। अचानक आपने पूछा, अभी अचानक याद नहीं आ रहा मुझे। कोई गलती नहीं की? गलतियां बहुत की हैं। नहीं ऐसा नहीं है, गलतियां बहुत की हैं। हर आदमी गलती करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है, लेकिन अचानक कुछ याद नहीं आ रहा। और एक और सवाल पूछूंगी, इंतजार कर रही हूँ। यस राहुल। अरविंद केजरीवाल, आप डंके की चोट पर दुनिया जहां से सवाल पूछते हैं, आपका हर सवाल 100% सच होता है, बाकी पूरी दुनिया भ्रष्ट रहती है। आप जब मुख्यमंत्री थे, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपके एक मंत्री थे सोमनाथ भारती, दुनिया का एक बड़ा इंटरनेट स्कैम था। उस इंटरनेट स्कैम में टॉपसाइट्स नाम की कंपनी थी। उस कंपनी का वेबसाइट पर मालिक का नाम सोमनाथ भारती था, रजिस्ट्रार का नाम सोमनाथ भारती था, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम सोमनाथ भारती था, फाइनेंस कॉन्टैक्ट का नाम सोमनाथ भारती था। और सवाल खड़ा हुआ कि सोमनाथ भारती का स्कैम वाली कंपनी से क्या सवाल। उस वक्त पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने सोमनाथ भारती से पूछ लिया है और सोमनाथ भारती का कहना है कि उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। जब भी आप रॉबर्ट वाड्रा पर, अदानी पर, मुकेश अंबानी पर सवाल खड़ा करते हैं, आप चाहते हैं कि फौरन एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ जाए, कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करे, कि पुलिस उसकी जांच करे। लेकिन जब आपके एक साथी पर सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि नहीं, हमने उनसे पूछ लिया। उन्होंने कहा कि उनके एक एसोसिएट ने उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से उनका नाम उस कंपनी पर आ गया। आरोप का खंडन नहीं किया गया, यह कहा गया महज कि उस एसोसिएट ने उनकी कंपनी का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि खबर इंडिया टुडे ग्रुप पर चली थी, आज तक पर चली थी, हेडलाइंस टुडे पर चली थी, हमने और पड़ताल की। हम अमेरिका में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में गए, वहां से हमने दस्तावेज निकलवाए। ये पूछा कि क्या केवल नाम इंटरनेट पर था या इसके आगे की बात है। वो दस्तावेज हमारे साथ हैं, आप चाहें हम आपको दिखा देंगे। इसके बाद
उन दस्तावेजों को जब देखा गया फिजिकल कॉपी, तो टॉपसाइड्स नाम की कंपनी में हस्ताक्षर, दस्तखत आपके साथी सोमनाथ भारती के हैं। न केवल नाम था, उस पर हस्ताक्षर है उनके, और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दुनिया को पाठ तो खूब पढ़ाते हो, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसा लगता है कि साम सूंघ गया, अरविंद केजरीवाल को साम सूंघ गया आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों होता है कि आप मानते हो कि बाकी सब भ्रष्ट हैं, ईमानदारी का जो पहनावा है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है? और सोमनाथ भारती पर जब सवाल पूछे गए, आपने जैसे बाकियों से कहा कि जांच करा लीजिए, आपने वो पैमाना खुद अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाया? फिर जांच होनी चाहिए। जब आपको मौका मिला तब आपने जांच क्यों नहीं कराई? आज आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आज आप ये कह रहे हैं, बड़ा आसान है आपके लिए कहना, बड़ी वाजिब सी बात है। जब आपके पास मौका था, पीपल आर जज by what they do when they're in power, not what they say when they're in opposition, Arvind. When you had an opportunity, you did not take that opportunity. You reacted in exactly the same fashion as the BJP and the Congress. You want to tell the people of India that you are different when you had the opportunity to be the difference. You developed cold feet, Arvind. आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजे। अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूँ, सर मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते, फ्रैंकली बुरा मत मानिए। नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी ये कहते हैं। ये बड़ा एक आसान जवाब है। आप कागज तो भेज दो। नहीं, कागज तो हम आपको भेजने को तैयार हैं। आप ये सोचो मैं आपके प्रोग्राम देख के और सुओ मोटो सब कुछ, आप कागज भेज दो। आपके जो साथी हैं उन्होंने दस्तावेज मांगे, उन्हें तमाम दस्तावेज दिए गए, और उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने पूछ लिया है सोमनाथ भारती से। सोमनाथ भारती का कहना है कि उसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं आपके साथी के, और जो पैमाना आप दूसरों पर फिट करते हो, कभी कभी शायद वही पैमाना अपने पर भी फिट कर लेना चाहिए। अरविंद, ठीक है सर। आपने जब आज बोलना शुरू किया, you started off by telling us that many reasons why we should not vote for Narendra Modi ji. Fair enough. Next question was asked as, what would you like to be? Would you like to rule the country? Would you like to be the Prime Minister, Chief Minister? You said no. So obviously there's major confusion. You don't want us to vote for him. You don't want to be in power. How do you think all these problems like corruption, etc. are going to be solved? Sir, I don't have easy answer to that. But then there has to be some solution, right? I know. There is a severe leadership crisis in this country. The choices that we have are not right. मैंने तो आपके सामने जो मेरे सामने तथ्य आए गुजरात में घूमने के बाद वो रख दिए। मर्जी आप लोगों की है, मर्जी इस देश के लोगों की है, और देश काफी सीवियर क्राइसिस से गुजर रहा है। इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर अभी भी हमें लगता है कि this person or this person is good, we might go and vote for them. No, it sounds easy. I know, but I don't have an answer to that. But who do we vote then? Obviously, Mr. Narendra Modi is the choice we have, who's telling us what good he is doing. You're telling us what he is not doing well, but you're not telling us that you're willing to stand there and fight for everything. You're just telling us, okay guys, don't vote for him. What do we do now? No, Aam Aadmi Party is a choice. No, but मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, that is not important. It's important because decisions are made right there. नहीं, डिसीजंस आर मेड, लेकिन दिल्ली के जब चुनाव हुए थे, दिल्ली के चुनाव हम लोगों ने नहीं लड़े थे। 28 सीट जो आई हैं, वो 28 सीट दिल्ली के लोगों के गुस्से का इजहार है। दिल्ली के लोग गुस्सा थे, दिल्ली के लोग नाराज थे, दिल्ली के लोगों में दर्द था। जितना ज्यादा वो दर्द था उतनी ज्यादा सीटें आई हैं, और वहां से लीडरशिप निकलती है। आप 121 करोड़ लोगों पे विश्वास रखो, कोई ना कोई लीडर निकल के आएगा। But sir, you should be willing to say, okay, I am ready to get into the field, vote for me, and I am not in prime minister. I am not in prime minister's race, neither do I have an ambition एक सवाल for that. पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि 8 दिसंबर को एक करिश्मा हुआ जिससे आम आदमी पार्टी आई, आम लोगों की जनता, आम आदमी की सरकार आई, और फिर 49 डेज के बाद आपने इस्तीफा दे दिया। उसके आपने बहुत जवाब दिए हैं, क्यों दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जब आप लोकसभा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी आ रही है, तो क्या अश्योरेंस आप एक आम आदमी को देंगे कि फिर से जब नेक्स्ट बिग हर्डल आपके सामने आया, आप सत्ता नहीं छोड़ देंगे? क्या अश्योरेंस देंगे? क्यों नहीं छोड़ देंगे? लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया था उसूलों के ऊपर। सरकार कुर्सी से चिपकना जो है वो अच्छी चीज नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है। तो आप हमारी संस्कृति, एक मिनट, ये स्टेबिलिटी के नाम पे मैंने हर्डल की बात की, क्राइसिस की बात नहीं की, हर्डल की बात की। वो हर्डल नहीं था,
अगर इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई और वो अगर हमें लोकपाल बिल पास नहीं करने देंगी तो हम सरकार से चिपकने के लिए नहीं गए थे। लोकपाल बिल के लिए देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियां कुर्बान। पर आप कोशिश कर सकते थे, पहली सिचुएशन लेके आपने छोड़ दिया। तो जी इतना ही होता है, 40 सीट दो, देखो गवर्न करके दिखाएंगे। आपको लगता है 28 सीटों से तो इतना ही चलता है। Yes, go ahead. Hello, Mr. Kejriwal. Mr. Kejriwal. Oh. Yeah. Till the mic comes to you, I'll just allow the gentleman. I would like to ask you a question. Without the mic, I wouldn't want to come to you. Just 2 minutes. Yes. See, you have been going on talking about how we should not vote for Narendra Modi or Rahul Gandhi or XYZ because of various reasons. As the lady asked earlier, I would like to ask you, you've said you don't want to be the Prime Minister. So who do you think, we would like to know for once, instead of all the negativity, can you tell us positively who you would like to see as the Prime Minister of this country? I said I really don't have an answer. I wish I had an answer. The country is passing through a crisis. Kindly try to understand that. और जहां तक मुझे लगता है ये वाली लोकसभा हाईली फ्रैक्चर्ड लोकसभा होगी। देश के अंदर समुद्र मंथन चल रहा है, बहुत सीवियर क्राइसिस चल रहा है। ये वाली लोकसभा एक ट्रांजिशन होगा, अगली लोकसभा स्टेबल हो सकती है, ऐसा मेरा मन कहता है। The gentleman here. I have only a one-line question for you. आप ऑडिट कर सकते हैं कि आप गवर्न कर सकते हैं? सर दोनों चीजें जरूरी होती हैं, दोनों चीजें जरूरी होती हैं। और मुझे नहीं पता आप गवर्नेंस किसको कहते हैं। जो बार बार कहा जा रहा है गवर्नेंस नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती। सर बिजली के दाम आप अगर पेन पेपर है तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये गवर्नेंस किस बला का नाम है। बिजली के दाम हम लोगों ने दिल्ली में आधे किए, पानी का 650 लीटर तक का पानी हम लोगों ने गरीबों का और मिडिल क्लास का हमने माफ किया। सीएजी का बिजली कंपनियों का ऑडिट शीला दीक्षित जी कितने सालों से कह रही थी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमने 5 दिनों के अंदर बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया। सिख दंगों के एसआईटी का हम लोगों ने गठन किया। 987 सरकारी स्कूल हैं सर, उन सारे सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी का हमने प्लान बनाया था कि किस स्कूल में डेस्क की कमी है, किताबों की कमी है, लेडीज टॉयलेट नहीं है, पानी की कमी है, और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद भ्रष्टाचार के अंदर भारी कमी आई, पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दलाल भाग गए। सर 49 दिन ही तो थे हम लोग। अगर ये गवर्नेंस नहीं होती तो गवर्नेंस क्या होती है, मैं ये समझना चाहता हूं। राजस्थान में भी सरकार आई थी, छत्तीसगढ़ में भी हमारे साथ सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अभी तक उनके सेलिब्रेशन भी पूरे नहीं हुए थे 49 दिन के अंदर, तो अभी तक लड्डू बट रहे थे वहां पे। 49 दिन के अंदर हमने इतने काम करके दिखाए थे। चैलेंज करता हूं मैं आपको, आजादी के बाद से उठा लीजिए सारी सरकारें और एक भी सरकार मुझे बता दीजिए जिसने 49 दिन के अंदर इतने काम करके दिखाए हो। अगर मैं भी 1000 करोड़ रुपए का स्कैम कर लेता, थोड़े पैसे बीजेपी वालों पे फेंक देता, थोड़े कांग्रेस पे फेंक देता और थोड़े मीडिया वालों को खिला देता, सारे कहते बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है जी, बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है, बड़ी अच्छी गवर्नेंस करनी आती है। मेरे माँ बाप ने मेरे को ये सब करना नहीं सिखाया सर। इतनी गवर्नेंस आती है हमको, ऐसी राजा वाली गवर्नेंस, येडियुरप्पा वाली गवर्नेंस और ये सारी गवर्नेंस हमको नहीं आती सर। अरविंद जी आप बहुत गुस्सा रखते हैं, बट अरविंद जी आपको, अरविंद जी, मारूक, yeah. I'll just continue the question on that. I'll just come back to you. Sir, I agree with you that the quality of life of probably 3/4 of a billion people in this country is very poor, and we need to work hard over the next 10-20 years to improve their quality of life. Can you talk to me about your development agenda? Can you tell us what you're going to do to drive growth in the country, create jobs, reduce inflation? And before you answer that question, sir, I just want to make one statement, sir. Sir, actually, I have a solar park in Charanka, and the land was, the people who gave you that information around the park probably gave you some misinformation. We bought land in that park. We bought about 250 acres in that park for about 17 lakhs an acre. And the government spent about 3-4 lakhs an acre developing the park, developing the infrastructure, the substation, the boundary wall, the internal roads. The government actually bought the land from farmers at between 4 to 6 lakhs an acre.
made a profit on that land, and then spent 4 lakhs to develop it, and then sold it on to us for 18 lakhs. So sometimes when you make a statement, I think the challenge that you create is that you drive people away from development, because now, hearing your statement, what will happen is in other states, no government will buy land for a solar park, so solar parks won't get built, so we won't have power, and we will overall development in this nation will suffer. Thank you very much, sir. So back to the development question. So that's not right. आपने जो ये चेन है इसकी लास्ट कड़ी को पकड़ा है. I'm not blaming you at all. I'm not blaming the people who bought land at that park. लेकिन आपके ट्रांजैक्शन के पहले की 2 ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो शायद आपको पता ही नहीं है, मैं उन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा था. आई एम नॉट अगेंस्ट सोलर एनर्जी. ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से कि जब वहां पे सोलर पार्क बनने वाला था, उसके जस्ट पहले कुछ लोगों ने वहां पे, कुछ पॉलिटिशियंस ने लार्ज स्केल पे जमीनें खरीद ली, उनसे फिर सरकार ने जमीनें खरीदी. वो वाली इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे सोलर पार्क बनने वाला है, दैट इंफॉर्मेशन वाज गिवन आउट टू सम फेवर्ड पॉलिटिशियंस और सम फेवर्ड पीपल, जिन्होंने पहले से वहां जमीनें, आपको उसके बारे में पता नहीं चला. सो द गवर्नमेंट देन बॉट द लैंड फ्रॉम दीज पीपल and you bought the land from the government. So I am not against solar energy. Why was it not possible कि आप लोग डायरेक्टली जनता से जमीन खरीद लेते? तो जिन लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने जमीन खरीदी, वो 50,000 रुपए एकड़ में खरीदी, आपको वो जमीन 50,000 रुपए एकड़ में मिल जाती. That's all I am trying to say. I am not against solar energy. जहां तक डेवलपमेंट का आपने बात की, मैंने कहा कि सरकार का पहला काम है सुरक्षा, सरकार का काम है न्याय देना, सरकार का काम है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना. विकास सरकार नहीं करती, विकास इस देश के लोग करते हैं, विकास आप करते हैं. अगर आपके लिए हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें दैट यू विल गेट योर सिक्योरिटी, यू विल गेट जस्टिस एंड यू विल गेट अ करप्शन फ्री एनवायरनमेंट, तो सर इस देश के लोग पता नहीं कहां का कहां ले जाएंगे इस देश को. टुडे गवर्नेंस हैज बिकम द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन दिस कंट्री इन बिजनेस. इस गवर्नेंस को ठीक करना है सर. अगर गवर्नेंस ठीक हो गई तो देयर विल बी लार्ज स्केल डेवलपमेंट दैट विल टेक प्लेस. आज अगर कोई अमेरिका जाता है, इफ यू हैव एन आइडिया एंड इफ यू गो टू अमेरिका एंड यू ट्राई टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप 10 दिन में अपना बिजनेस शुरू कर लेते हो. लेकिन इंडिया में आप बिजनेस शुरू करके दिखा दो, कितने लोगों को रिश्वत खिलानी पड़ती है एंड सो मेनी ऑब्स्टिकल्स आर क्रिएटेड. वी वांट टू चेंज दैट. वी वांट टू प्रोवाइड एन ऑनेस्ट एनवायरनमेंट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री. और अगर बिजनेस फ्लरिश होगा, इंडस्ट्री फ्लरिश होगी, तो जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन लार्ज स्केल. Arvind ji, taking off from where you had left the question before this, you were answering him, and you said that what all you did in 49 days. I filed an RTI. You consider yourself a pioneer in the RTI movement. I filed an RTI on your government, to which I got the answer that while you were Chief Minister, sir, there was not a single, and I want this audience to know, a single flyover sanctioned, a single underbridge sanctioned, a single toilet on the road sanctioned, a single ladies' toilet sanctioned, a single handicapped toilet sanctioned. This is a fact. This is an RTI. This is during your government. You talk about progress. I'm just giving you facts. But let me come to the question, sir. I'm in the power sector myself. Now, my question to you, sir, is you said that you reduced power, or you made the statement you reduced up to 400 or 600 units. I'm not correct on that fact. 50% power. But when you came to power, sir, you blamed power companies for installing fast meters. What you did, sir, was you took the taxpayers' money and subsidized the same power companies who you said were being thieves. How are you then different from any other political parties? And to correct your facts, sir, every single power company is audited by a CAG-approved auditor. It is the law of the land that does not allow CNEG. That matter is sub judice now, sir. So there's a lot of misinformation, sir, on your end. I request everybody to keep their questions shorter. सर पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फ्लाईओवर 4 दिन में सैंक्शन नहीं होते, अंडरपास 4 दिन में सैंक्शन नहीं होते, 49 days में भी सैंक्शन नहीं होते सर फ्लाईओवर. Let me complete. But sir, you said no other government in the history of this country from 1947. So then I thought you'd set a record, sir. I'm just answering your question. नहीं, अगर और कोई सरकार दिखा दो जिसने पहले 49 days में फ्लाईओवर सैंक्शन की हो, कोई है सरकार? हाँ बता दो, कौन सी सरकार है जिसने 49 हैं जी? शीला दीक्षित ने पहले 49 दिन में जब वो बनी थी तब उन्होंने फ्लाईओवर सैंक्शन कर दिए थे. 15 साल में आए हैं सर. सब 15 साल में 63 फ्लाईओवर बने हैं. आप कैलकुलेट कर लो 15 साल में 63 फ्लाईओवर का क्या एवरेज निकलता है. और दूसरा, जहां तक सीएजी ऑडिट का सवाल है, ये आपको किसने कह दिया कि प्राइवेट कंपनीज का सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता?
जो मैटर आप सब जुडिस बोल रहे हो, उसमें हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं लगाया था। जब हम आए 5 साल से ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, झूठ बोला जा रहा था। जब मैंने फाइल देखी उसमें स्टे ऑर्डर नहीं था। हमने सीएजी का ऑडिट ऑर्डर कर दिया। ये कंपनियां सीएजी ऑडिट के खिलाफ गई हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने सीएजी के ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया। तो अब हमारे फेवर में ऑर्डर आ चुका है सर, सीएजी का ऑडिट चल रहा है। नाउ सीएजी हैज टोल्ड द हाई कोर्ट कि ये कंपनियां रिकॉर्ड नहीं दे। अच्छा चलिए छोड़िए सारी बातों को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये कंपनियां ईमानदार है, इनको ऑडिट कराने में क्या दिक्कत हो रही है? कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। किससे ऑडिट होता है? तो सीएजी से ही डायरेक्टली ऑडिट करा लो ना, क्या दिक्कत क्या है? सर स्पेशलाइज्ड ऑडिट तो सीएजी बहुत करती है सर, सीएजी बहुत स्पेशलाइज्ड ऑडिट करती है, आप चिंता क्यों करते हो? Tehseen Poonawala is from the Congress, so he's supporter, so he's asking pointed questions. Go ahead. Let's go on to the next question now, please. Gaurav wants to ask a question after that, please. Mr. Kejriwal. Kejriwal, the impression one gets that you have scant your respect for rules, procedures, and statutory provisions. Though nobody was opposed to your Jan Lokpal bill, neither the BJP nor the Congress, and they said so publicly. The established procedure was that it has to be, you have to refer it to the Lieutenant Governor. He has to, and then it has to be taken into cognizance by the legislature. But you think that what you say should be the rule. That cannot be so. That you have a tendency always. जन लोकपाल बिल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया, प्रक्रिया जो है माने उसको नहीं आपने फॉलो किया। सर सेक्शन 26 है या 28 है दिल्ली एक्ट, वो इसका कानून का जो जिससे दिल्ली बना था, जो ये कहता है कि एलजी की परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं ली तो यू कैन टेक इट पोस्ट पासिंग ऑफ द बिल ऑल्सो। सो हम बाद में परमिशन ले लेते, उसमें ऐसा क्या था? Okay, the lady right at the back, go ahead. Mr. Kejriwal. One more. Here are two very specific pointed questions. Everybody has been accusing you of delving into vagueness when it comes to your own procedures and party, whatever you do. And when you get into exposés, for example, what you did right now, that you went viscerally while exposing what has been happening in Gujarat, I have two very pointed questions. Why is it that you propose that there should be some amount of reservation for the Delhi residents in Delhi University? Since I teach in Delhi University and I found it really obnoxious, because it is a central university and not a state university. And the other thing was, we're running short of time. Let's just restrict it to one question, please. I agree with you. It was a suggestion. It was not a decision. And we were proposing to discuss it with the teachers' fraternity and the students. I'll tell you the logic behind it, but the decision had not been taken. And it was reported in the media and there was a lot of hue and cry about it. The logic was, out of 63 or 67 total colleges that Delhi University has, there are about 28 colleges which are 100% funded by the Delhi government, from the Delhi people, citizens, taxpayers' money. अब दिल्ली के लोगों के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, 99%, 100% कट ऑफ आ रहे हैं और बच्चे जो है उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो दिल्ली की सरकार की ये चिंता रहती है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दें, हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। तो एक तरीका ये था कि हम और नए कॉलेजेस खोलें, जिसमें थोड़ा समय लग सकता था। दूसरा ये था कि भाई 67 कॉलेजेस हैं टोटल, उसमें 28 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसको दिल्ली सरकार 100% फंड करती है। तो ये जो 100% फंड हो रहे हैं, इसमें क्या 70%, 80% दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है और बाकी जितने दिल्ली सरकार के कॉलेजेस हैं वो सबके लिए खुले। दिस वाज अ प्रपोजल, वी वर प्लानिंग टू डिस्कस इट विद द टीचर्स फ्रेटर्निटी एंड द स्टूडेंट्स। I'm afraid we're completely running out of time, but just have time for one last question, which is open to everybody. Preeti will explain the procedure. All right. एक सवाल की अनुमति चाहता हूँ, एक सवाल। गौरव सावंत मेरा नाम है, अरविंद केजरीवाल जी। जब आप दिल्ली में आप चुनाव लड़ रहे थे
तो बहुत उम्मीद बंधी थी, बहुत आस थी, और खासतौर पर मध्यम वर्ग में, द मिडिल क्लास was really confident something nice is about to happen. वो आस निराशा में ना बदले और जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी ये विश्वास रहे कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, इंप्रूव कर सकती हैं. उसके लिए व्हाट इज योर रोड मैप सर, व्हाट इज योर विजन? सर हम सबको मिलके करना पड़ेगा. कैसे? हम सबको मिलके इस देश को सुधारना पड़ेगा. मेरे अकेले किए तो होगा नहीं, और इसी के लिए तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ, सब लोगों का आह्वान करने के लिए कि अगर हम सब लोग नहीं इकट्ठे हुए तो ये देश नहीं बचने वाला. मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला. मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा. हम सब लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा. आपको अच्छा नहीं लग रहा इतने सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं? नहीं, अच्छा है. बट अब अनफॉर्चुनेटली आखिरी सवाल है सबके लिए आपके बारे में. All right, we're going to engage our audience once again. Once again, I'm going to ask you, there are these voting meters which have been given to you. So just put them out. How do you switch them on? Right on top, there are 4 buttons. Press on, press function. In some of your meters, you have to press both of them together, the others one after the other. After that, you'd be given 4 options. Whichever option that you want to go with, you can press that. So let's have the question for this session. Who do you think is Arvind Kejriwal? A, activist. B, politician. C, anarchist. D, what he says he is, an Aam Aadmi. All right, so do pick your choice, and do not forget to press OK, which is right on the right-hand side of your screen, if you can see that. And press OK, otherwise your vote will not register. All right, your time begins now. We're going to tabulate the results, and in exactly less than a minute, we are going to showcase them right here where you have the question. So in case some of you are having trouble, once again, let me tell you, switch your voting meters on. There are 4 buttons right on top. Press on, press function, which is on the bottom left, together. And some of you might have to do it one at a time. Then pick your option, A, B, C, D, whichever one you think is fit, and then press OK. All right, we've got the countdown going. And let's get the results. All right, who do you think is Arvind Kejriwal? Well, he is an activist. 23.3% say that he is an activist. Quite close, Arvind. 16.5 think you're also an Aam Aadmi. You're happy with the decision? Thank you. But not a politician. Arvind Kejriwal, for speaking with us. Thank you so much. A big hand, ladies and gentlemen, for the former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. I would like to take this opportunity to call upon Mrs. Birla, Chairperson, Aditya Birla Center for Community Initiative and Rural Development, to come up on stage and present Mr. Arvind Kejriwal with a small token of our appreciation. Ladies and gentlemen, can we once again put our hands together? Arvind Kejriwal, the final session of day 1 of the 13th India Today Conclave.